हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए चैप्टर नंबर 3 का आज सब्जेक्टिव लेकर आए हैं। अगर आप 1-2 नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में मनके किन किन पदार्थों से बनाए जाते थे। तो चलिए विस्तार पूर्वक किस तरह से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनके अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता था जिसमें मनके अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे। उन पदार्थों में आंध्र बहुमूल्य पत्थर, सेल खड़ी, फयानस मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, शंख आदि प्रमुख थे। देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मनके जो अनेक पदार्थों से बनाए जाते थे उसमें सबसे प्रमुख था जो आंध्र बहुमूल्य पत्थर था, सेल खड़ी और फयानस मिट्टी था, तांबा, कांसा, सोना आदि शंख के जो प्रमुख थे। इन चीज़ों से जो मनके पदार्थ था वह बनाए जाते थे। ये विभिन्न आकार के थे, मतलब इनकी आकृति भी अलग अलग जैसी ही थी, जैसे चक्राकार, बेलनाकार और ढोलाकार, गोलाकार, ढोलाकार आदि। देख सकते हैं कि इनके जो आकार था वह कई प्रकार के थे, मतलब अलग अलग से थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार और गोलाकार, ढोलाकार आदि थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे, इनके बारे में लिखना है। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे, इनके बारे में लिखना है। तो अशोक के अभिलेख मुख्य 3 प्रकार के थे। अशोक के अभिलेख थे जो मुख्य 3 प्रकार के थे। पहला स्तंभ लेख, दूसरा है शिलालेख और तीसरा गुहा लेख। देख सकते हैं अशोक के 3 अभिलेख है, पहला स्तंभ लेख और शिलालेख दूसरा, तीसरा गुहा लेख। स्तंभ लेख भी 2 रूप होते हैं। स्तंभ लेख का भी 2 रूप होता है, पहला लघु स्तंभ लेख और दूसरा बृहद स्तंभ लेख। देख सकते हैं कि स्तंभ लेख भी 2 रूप के प्रकार होते हैं, पहला लघु स्तंभ लेख और दूसरा बृहद स्तंभ लेख। उसी तरह से शिलालेख भी लघु एवं बृहद 2 रूप में होते हैं। शिलालेख के भी 2 रूप होता है। गुहा लेख प्राय पहाड़ पठार को काटकर बनाए गए होते थे। गुहा लेख था जो पहाड़ पठार को काटकर बनाए गए होते थे। गया में अशोककालीन बराबर की पहाड़ी एवं नागा अर्जुन पहाड़ी में गुहा लेख के रूप में आज भी मौजूद है। देख सकते हैं कि जो गुहा लेख जो गया के जो पहाड़ी है बराबर की, उसमें नागार्जुन की पहाड़ी में गुहा लेख आज भी मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के कितने प्रकार थे। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाह कितने प्रकार के थे। तो चलिए विस्तार पूर्वक देखते हैं कि धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र जैसे वैद्यान, धर्मसूत्र, मनुस्मृति में विवाह कुल 8 प्रकार के हो गए हैं, जिसमें पहला ब्राह्मण विवाह, दूसरा दैव विवाह और तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह और 5वां में असुर विवाह और 6ठा में गंधर्व विवाह और 7वां में राक्षस विवाह और 8वां में पैचास विवाह। इन विवाहों में से 4 तक मान्य विवाह है। देख सकते हैं कि प्राचीन वर्णित विवाहों में कुल 8 प्रकार के हैं। ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह। इसमें 1 से 4 तक विवाहों का मान्य विवाह है और 5 से 8 तक अमान्य विवाह है। देख सकते हैं कि 1 से 4 तक हैं जो मान्य विवाह हैं और जो 5 से 8 तक हैं वह अमान्य विवाह है। तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। देख सकते हैं चौथा नंबर जो प्रश्न है कि सूल एक कुल की नीति क्या थी। सूल एक कुल की नीति क्या थी। तो चलिए किस तरह से लिखना है। देख सकते हैं कि अकबर ने सूलह एक कुल की नीति अपनाई थी। किसने?
अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। इसका अर्थ होता है सबसे शांति और मेलजोल। सुलह ए कुल की नीति का अर्थ होता है सबसे शांति और मेलजोल रखने का सिद्धांत। अबुल फजल जो अकबर के जो दरबार में रहते थे, अबुल फजल सुलह ए कुल की नीति आदर्श एवं प्रेम बुद्ध शासन के आधारशिल पर मानता था। देख सकते हैं कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसका अर्थ है शांति और मेलजोल, सबसे मेलजोल रखना। अबुल फजल सुलह कुल की नीति को आदर्श रूप से प्रेम बुद्ध शासन पर आधारितशीलता मानता था। सभी अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल की नीति अपनाना का निर्देश दिया था। देख सकते हैं कि अकबर ने सभी अधिकारियों एवं प्रशासनों में सुलह कुल की नीति के अपनाने के लिए निर्देश दिया था। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। देख सकते हैं 5वां नंबर जो प्रश्न है कि कबीर दास का जन्म 1425 में हुआ था। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे प्रश्न छूट गया है कि कबीर दास जी का संक्षिप्त में परिचय लिखना है। कबीर दास जी का संक्षिप्त में परिचय लिखना है। तो चलिए किस तरह से लिखना है। कबीर दास का जन्म 1425 में हुआ था। कबीर दास का जन्म 1425 वाराणसी के लहार तारा के पास एक तालाब के समीप नीमा को बच्चा मिला था। देख सकते हैं कबीर का जो जन्म था वह वाराणसी के लहार तारा के पास तालाब के समीप नीमा को एक बच्चा मिला था जिनका नाम ही कबीर था। तत्पश्चात उनका पालन पोषण दाम्पति नीरू एवं नीमा के द्वारा किया गया था। देख सकते हैं उनका जो पालन पोषण था वह दाम्पति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही बालक के नाम कबीर रखा था। नीमा और नीरू और नीमा ने ही उस बालक का नाम कबीर रखा था, जो अरबी भाषा का शब्द है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ है महान। कबीर का अर्थ क्या है फ्रेंड? महान है। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के भक्त के कवि थे। कबीर थे जो निर्गुण भक्ति धारा के भक्त के कवि थे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल दिए थे। बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचारधारा को प्रतिपादन किए। देख सकते हैं कि नीरू और नीमा एक बालक जो तालाब में मिला था उनको ही कबीर नाम रखा था। और कबीर अरबी शब्द है जो कबीर का अर्थ है महान, और कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देकर समाज के क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है। सूफीवाद में सिलसिला का क्या अर्थ है? तो सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते के घोतक हैं। जो शेख और मुरीद के बीच के निरंतर रिश्ते के घोतक है। इस जंजीर की पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस जंजीर के जो पहली कड़ी है वह पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी है। इस कड़ी के मार्फत पैगंबर मोहम्मद साहब एवं पीर गुरु आध्यात्मिक शक्ति के आशीर्वाद उसके इस जंजीर के अंतिम छोरों तक जुड़े मुरीद तक पहुंचाता था। देख सकते हैं कि सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख मुरीद के बीच निरंतर रिश्ते को बतलाता था। इस जंजीर की जो कड़ी थी वह पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई थी। इस कड़ी के जो मार्फत पैगंबर मोहम्मद साहब जी थे एवं पीर गुरु आध्यात्मिक शक्ति आशीर्वाद इस जंजीर के अंतिम छोरों तक मुरीद को पहुंचाता है। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कंपनी को क्या लाभ हुआ। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो चलिए, अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए थे। देख सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त हैं जिन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई। देख सकते हैं 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी। देख सकते हैं 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। जो कॉर्नवालिस कोड का आविष्कार 1793 में कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो चलिए देख सकते हैं
कि जब अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के भूराजस्व पर लागू किया गया था। और इसमें जमींदारों की भूमि को स्वामी मानते हुए नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार को जमा करना पड़ता था। देख सकते हैं कि इसमें जमींदारों की भूमि को स्वामी बना दिया गया था तिथि, और सरकार एक तिथि की घोषणा कर दी गई थी। राजस्व दर बढ़ा नहीं सकती थी, मतलब राजस्व का दर को बढ़ा नहीं सकता था। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को बहुत सारा लाभ हुआ और निश्चित आय के आधार पर एक नई, देख सकते हैं, एक नई अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी, जिससे जमींदारों की भूमि को स्वामी मानते हुए नियत तिथि को निश्चित कर दिया गया, जो सरकार के पास जमा करना पड़ता। देख सकते हैं कि जमींदार किसानों से सालाना मांगकर वह सरकार के पास साल में एक बार जमा करना पड़ता था, और जो जमींदार थे वह मांग को नहीं बढ़ा सकते थे और राजस्व दर नहीं बढ़ा सकते थे। अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को बहुत सारा लाभ हुआ। अस्थाई बंदोबस्त आया उस समय कंपनी को बहुत सारा लाभ हुआ और निश्चित आय के आधार पर एक नई योजना बनाकर उनका क्रियान्वयन कर सकती थी। लगान वसूलने का खर्च और परेशानी भी खत्म हो गई। लगान वसूलने का खर्च और परेशानी भी खत्म हो गई। इस नीति से बंगाल के अतिरिक्त आर्थिक स्थिति में सुधार आया। इस नीति से, जो अस्थाई बंदोबस्त से, जो बंगाल में काफ़ी आर्थिक में सुधार आया और लगान की अनिश्चयता को समाप्त होने से किसान कृषि की ओर लौटने लगे। देख सकते हैं कि मतलब जो जमींदारों को अनेक मांग था और काफ़ी ही हद तक मांग था, लेकिन सरकार अनिश्चित काल जो मांग थी उनको समाप्त कर दिया गया और किसान से सालाना कर वसूलने लगा। इसीलिए कृषि की ओर कितना किसान लौट गए थे। कृषि का विकास हुआ, इससे कृषि का काफ़ी ही विकास हुआ तथा उत्पादन के वृद्धि में भी दर्ज देखी गई। इससे परिमाण स्वरूप उद्योग धंधे व्यापार तथा स्थिति को भी विकास देखने को मिला। देख सकते हैं कि जब सालाना एक बार सरकार को देना था, तब काफ़ी किसान ने यह फैसला किया कि अब हमें कृषि की ओर लौट जाना चाहिए और इससे काफ़ी कृषि में वृद्धि देखने को मिला और उद्योग व्यापार धंधे में भी काफ़ी विकास देखने को मिला था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं 8वां नंबर प्रश्न है कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विद्रोह क्यों किया। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विद्रोह क्यों किया? तो यह विद्रोह संथालों के नेता सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। यह विद्रोह था जो सिद्धू एवं कान्हू के विद्रोह में किया गया था। यह विद्रोह भूमि कर अधिकारियों के द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया था। देख सकते हैं कि संथालों विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कान्हू के द्वारा किया गया था और यह भूमि के जो अधिकारी थे उन पर दुर्व्यवहार किया गया था। जमींदार और साहूकार के द्वारा काफ़ी ही अत्याचार किया जा रहा था, इसीलिए संथाल विद्रोह किया गया था। तो चलिए देख सकते हैं कि साहूकार और किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ सिद्धू एवं कान्हू ने संथाल विद्रोह किया था। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। 1857 के जो विद्रोह है उसमें वीर कुंवर सिंह जी की क्या भूमिका थी। तो बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर में जन्मे जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार के नेतृत्व किया। देख सकते हैं कि जगदीशपुर में उनका जन्म, बिहार के जगदीशपुर में जो वीर कुंवर सिंह जी थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किए थे और अंग्रेज 80 वर्षीय वीर योद्धा की पनाह ले ली थी। वे उत्तर प्रदेश की ओर निकले थे। वीर कुंवर सिंह जी थे जो उत्तर प्रदेश की ओर निकले थे। वहाँ आजमगढ़ में अंग्रेजों से उन्होंने भीषण युद्ध किया था।
जब उत्तर प्रदेश की ओर निकले थे तो वहाँ आजमगढ़ में अंग्रेज़ों से उन्होंने काफ़ी ही भीषण युद्ध किए थे और गंगा पार करते समय उनकी बाह में गोली लग गई थी। देख सकते हैं कि अंग्रेज़ से उन्होंने भीषण युद्ध किए और गंगा पार करते समय उनकी बाह में गोली लग गई थी। उन्होंने अपनी जख्मी बाह तलवार से काटकर गंगा को समर्पित कर दिए थे। देख सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह जी को जब गोली लग गए थे तो उन्होंने अपनी जख्मी बाह को तलवार से काटकर गंगा को समर्पित कर दिए, लेकिन गोली की जहर से वे मुक्त नहीं हो सके और जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1858 की उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि कस्बा और गंज में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। कस्बा और गंज में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। तो चलिए देख सकते हैं कि कस्बा ग्रामीण इलाके के एक छोटा सा नगर को कस्बा कहा जाता है। ग्रामीण इलाके के एक छोटा सा नगर को कस्बा कहा जाता है जो सामान्य अस्थायी विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता था, जबकि गंज एक छोटा अस्थायी बाजार को कहा जाता था। कस्बा और गंज दोनों कपड़े, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादन से संबंध रखते थे। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादन से संबंध थे। जो देख सकते हैं ब्रिटिश सेना के जो परिवार की सामग्री उपलब्ध कराते थे। कस्बा और गंज था जो कपड़ा, फल, सब्जी, दूध उत्पादन करवाता था, सेना के परिवारों को सामग्री उपलब्ध कराते थे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं 12th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिलती। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।